नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय बजट पर अपना जवाब रख रही हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर समेत देश के विकास पर सरकार के जोर का दावा किया है। लेकिन इससे पहले बजट पर चर्चा में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज संसद में भारत अमेरिका ट्रेड डील को 1.5 अरब भारतीयों के भविष्य का सरेंडर कहा। 50 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने ट्रेड डील के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमले किए। उनकी स्पीच में आज पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब तो नहीं आई, लेकिन हाँ, ट्रेड डील पर कथित दबाव का आरोप लगाते हुए वो अमेरिका की कुख्यात एप्स्टीन फाइल्स खोलने की कोशिश करने लगे। इस बहाने उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को घेरने की कोशिश की। हरदीप पुरी पर राहुल के बयान को लोकसभा के रिकॉर्ड से तो हटा दिया गया है, एक्सपंज कर दिया गया है। तो हरदीप पुरी ने भी अपने पलटवार में साफ कहा है कि एप्स्टीन की करतूतों से उनका कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी की आज की स्पीच लोकसभा में चल रही तनातनी को और बढ़ा गई है। लोकसभा तो चलने लगी है, लेकिन दोनों खेमों की तलवारें खिंची हुई हैं। इसीलिए आज हल्ला बोल का सवाल है कि क्या संसद की स्पीच में आज फिर राहुल गांधी भटक गए? ट्रंप से डील में सरेंडर के आरोपों में कितना दम है? यही है आज का हल्ला बोल। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र किए बिना आखिरकार लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में स्पीच तो दी, लेकिन इस स्पीच से सत्ता पक्ष के साथ उनका मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया। You have sold our mother, भारत माता. Do you have no shame? जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। भारत अमेरिका ट्रेड डील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित दबाव के आरोपों के साथ उन्होंने अमेरिका में उजागर हुई कुख्यात एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को लपेटने की कोशिश की। यह हिस्सा लोकसभा के रिकॉर्ड से हट गया है, लेकिन मसला गर्मा गया है। मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स है एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। नॉर्मल सिचुएशन वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। He has a habit of making baseless allegations. I'm choosing my words carefully. Elements of buffoonery. I did not call him a buffoon. I said elements of buffoonery. बजट पर सामान्य चर्चा में राहुल गांधी की तकरीबन 50 मिनट की स्पीच में भारत अमेरिका ट्रेड डील के नाम पर सरकार पर आरोपों की भरमार थी, जिसकी वजह से लगातार हंगामे और पलटवार भी हुए। ये पूरा सरेंडर है। This is a wholesale surrender, and it is a tragedy because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कोई हिला नहीं सकता है। राहुल गांधी की स्पीच के दौरान नियमों के हवाले से लगातार टोका टाकी हुई। How can you even come to this house and talk this type of nonsense? No. We are patiently listening to honorable leader of opposition. We are patiently listening, but the words. So I'm not yielding, sir. No, but you are saying shameful. You are saying nonsense. My request is, please use the word whatever you choose to use, but don't make it abusive. It doesn't. That's not abusive, my friend. Nonsense is not appropriate. I did not use nonsense, sir. You have used. Okay, sir, I won't use nonsense. You're a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, no. But And we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप And we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते। राहुल गांधी की इस स्पीच को बीजेपी ने झूठ का पुलिंदा और प्रधानमंत्री के खिलाफ निजी कुंठा कहा है। पुरानी कहावत सुनी होगी, स्पिट एंड रन, कुछ झूठ बोलो और भाग जाओ।
जहरीली भाषा में झूठ बोलो और फिर तुरंत विदेश की तरफ उड़ जाओ। फ्रेज यूज किया जाता है संसद से सड़क तक। मगर अगर सड़क छाप भाषा और सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अब अपनी हार में सुध बुध खो चुकी है और राहुल गांधी खप्तुल हवास हो चुके हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में वीडियो बनाने और उनसे कथित तौर पर बदसलूकी को लेकर भी कार्रवाई के संकेत हैं। स्पीकर के चैम्बर में कम से कम 20-25 कांग्रेस के एमपीस जब घुसे तो मैं भी वहां गया और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। ये कोई तरीका होता है क्या? उसमें जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी वहां पे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। राहुल गांधी की स्पीच के बहाने शुरू हुई तनातनी संसदीय संयम को लांघ रही है। आखिर ये लड़ाई कहां जाकर थमेगी? आज तक ब्यूरो। सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, अतुल लोंढे पाटिल साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मलूक नागर महासचिव आरएलडी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूं क्योंकि अब देश बेच दिया है ये आरोप सीधा लगा रहे हैं राहुल गांधी। जवाब क्या है आप लोगों के पास? क्योंकि एप्स्टीन की फाइल का भी वो जिक्र कर देते हैं। अब हरदीप पुरी उनको धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन अब सवाल है कि ऐसे मुद्दे किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि लाइव टीवी पर भी लोगों के घरों तक पहुंचे हैं, तो लोगों ने तो सुना है उन्होंने क्या आरोप लगाया, काउंटर कैसे कीजिएगा? जी अंजना जी, निराधार निरर्थक झूठ के पुलिंदे के काउंटर की आवश्यकता होती है क्या? श्रीमान राहुल गांधी झूठ पे झूठ बोलकर जिस तरह की झूठ की दुकान सड़क से संसद तक खोले हुए हैं, उस पर किसी से काउंटर की अपेक्षा भी है क्या? इस देश का आम आदमी भी जानता है कि राहुल गांधी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, तो झूठी बातों का कोई काउंटर तो हो ही नहीं सकता है। कोई झूठ का कोई बेसिर पैर की झूठी बातें करना राहुल गांधी का अभ्यास हो गया है। अभी तक जो है, कल तक जो है वो जनरल एमएम नरवणे की पुस्तक लिए टहल रहे थे। कल जब जनरल एमएम नरवणे ने और पब्लिशर ने उनके झूठ को बेपर्दा कर दिया तो किताब उनके हाथ से छूट गई है, क्योंकि अब उनको पता है कि उनके पास कुछ किसी प्रकार का जवाब नहीं है। कल तक तो किस तरह से जनरल एमएम नरवणे की पुस्तक लिए हफ्ते 10-10 दिन तक टहलते रहे। पर शुक्ला जी, लेकिन देश की 21% जनता ने तो 2024 लोकसभा चुनाव में उनको वोट दिया है ना, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है ना। 21% लोगों ने इसी देश में कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है ना। और घट जाएगा तो और घट जाएगा, इसी तरह की उनकी हरकतें बढ़ती रही तो वोट घट जाएगा। अरे तो क्या कीजिएगा? हरदीप पुरी क्या करेंगे? हरदीप पुरी क्या करेंगे सर? झूठ बोलने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। हरदीप पुरी क्या करेंगे? उनके पास जो विधिक अपने विधिक अधिकारों का सदुपयोग करेंगे। अगर कोई किसी पर अनर्गल टिप्पणियां और आरोप लगाएगा तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में हर नागरिक के पास विधिक अधिकार है, उन विधिक अधिकारों के सदुपयोग का उसको अधिकार है। अतुल लोंढे पाटिल साहब, जवाब दीजिए आप अपने नेता की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। क्या वाकई बिना, क्योंकि वहां पर भी तथ्य मांगे गए हरदीप पुरी को लेकर, क्या पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे कि वहां पेपर्स भी वो दिखा पाते? दूसरा प्रश्न, बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है ना कि अब उनकी आदत हो गई है, जहरीले शब्दों में वो किसी भी मुद्दे पर आरोप लगाते हैं और फिर विदेश भाग जाते हैं। ऐसा अंजना जी, जहरीले शब्द तो दुबे जो है, शशिकांत दुबे, इन्होंने जिस तरह से इस्तेमाल किए हैं, इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू जी, जो उस निशिकांत दुबे, हाँ, तो निशिकांत दुबे जी ने जो आरोप लगाए हैं, गंदे आरोप, जिस स्तर पर गए हैं, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो अभी संसद के सदस्य नहीं है, गिरिराज सिंह जी ने एआई का इस्तेमाल करके जिस तरह से बहन भतीजी के ऊपर छींटे उछाड़ने की कोशिश की है, उसके ऊपर चर्चा बीजेपी ने सबसे पहले करनी चाहिए। आज का जो सार था राहुल जी के भाषण का, वो स्पष्ट था एकदम कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उन्होंने कहा कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो,
वो इस तरह से देश को सरेंडर नहीं कर सकता, देश को कमजोर नहीं कर सकता, देश को बेच नहीं सकता। ये उन्होंने कहा। कुछ ना कुछ चौक हुआ है, कुछ ना कुछ है जो बार बार ट्रंप कह रहे हैं, जिसका जवाब किसी से नहीं आ रहा है। मैं खत्म कर दूंगा पॉलिटिकल करियर, इज माई गुड फ्रेंड, आई कैन फिनिश हिज पॉलिटिकल करियर एट एनी टाइम। ये बोलने वाले मेरे देश के प्रधानमंत्री को उसका जवाब नहीं मिलता है। अब रही बात अनर्गल आरोप वगैरह कह रहे, सुधांशु जी को भी मैंने देखा, ऑथेंटिकेट करने के लिए उन्होंने कहा था कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा है। तो सवाल तो उन्होंने कहने नहीं दिया कि जोशुआ फिंक कौन है, लैरी फिंक उनके पिताजी है, बेडरॉक को किसका है, पूछो ना, बताओ उनको। ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट अदानी के ऑफरिंग्स में नहीं है क्या, उन्होंने नहीं किया है क्या? आईपीआई में हरदीप पुरी जी ने काम नहीं किया है क्या आईएफएससी रिटायर होने के बाद में? किसने अनिल अंबानी को इंट्रोड्यूस किया था? ये मैं भी यहां पर बोल रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये देश के सामने के सवाल है। अब अगर अमेरिका अगर तय करेगा कि हम ऑयल कहां से खरीदेंगे, तो हमारी सोवरेनिटी, हमारी सार्वभौमता का क्या होगा? जो देश ने आपको इतना चुन के दिया है, सभागृह में आपके पास इतना बड़ा जब मेजॉरिटी है, 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, जो कहते थे मोदी खुद पहले कि हिंदुस्तान को कोई प्रेशर में नहीं ला सकता, एक प्रोग्राम है, इसका लाइव अपडेट्स अवेलेबल है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता है, हिंदुस्तान पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्रेशर डाला गया? जब डील हो रही है, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इक्वली ट्रीट करते हैं, भारत को कोई इक्वली ट्रीट नहीं हो रहा है। जीरो टैक्स जो है वो एपरल्स पे और गारमेंट्स में बांग्लादेश को मिल रहा है, हमें नहीं। जीरो ड्यूटी क्लॉज जो है हमें क्यों नहीं मिला? यानी हमारा रॉ मटेरियल भी अभी बांग्लादेश खरीदेगा नहीं। रेडीमेड गारमेंट्स एपरल में हमें कंपटीशन है, वो भी ट्रेड जो है हमारे हाथ से जाने की आशंकाएं हैं। सारा उन्होंने लिया, नाम लिया, आशंकाओं पर यही तो आरोप है ना सर, कि आप आशंकाओं पर बिल्ड कर रहे हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, इसलिए ये कर लिया, इसलिए वो कर लिया, मतलब ये हुआ होगा तो वो हुआ होगा। एक भी कॉन्क्रीट बात आप नहीं बोल पा रहे हैं ना। आज सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि ये जो 2000 मतलब काफी सालों से ये ट्रेड डील के लिए चर्चा हो रही थी, एप्स्टीन फाइल्स के आने के बाद से उस पर जल्दी से हो गया सब कुछ, मतलब थोड़ा तो लॉजिक भी होना चाहिए ना सर, थोड़ा तो लॉजिक भी होना चाहिए। और अगर होगा तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कौन रोक सकता है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस नरेंद्र मोदी को अकाउंटेबल तो है नहीं, कुछ भी अगर होगा ना हरदीप पुरी को अकाउंटेबल है, तो वो तो डालेंगे ही फाइल्स। इसीलिए उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, इसीलिए उसके डॉक्यूमेंट्स आए और ऑथेंटिकेट करने के लिए जब राहुल जी ने कहा तो उन्हें रोका गया कि आप इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। अभी डेटा लोकलाइजेशन की जो पॉलिसी है, उसको टैक्स हॉलिडे जो 2047 तक दिया है, सारा डेटा जो है हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। यानी इसमें फाइनेंशियल होता है, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव डेटा होता है इंडिविजुअल्स का, वो सारा डेटा बाकी सारी दुनिया जो है वो प्रोटेक्ट करती है, प्रोसेस यही होगा, यही सब होगा। तो सिलसिलेवार हर मुद्दे जो है बजट के हिसाब से भी लिया है, ये बजट में दिया हुआ है, ये सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है बजट का। ये बजट में क्या क्या इन्होंने दिया है, डेटा लोकलाइजेशन को लेकर, डेटा टैक्स को लेकर, और डेटा आप किस तरह से अनप्रोटेक्टिव हो गया हमारा, कैसा वॉलंटरी डेटा सबके पास चला जाएगा, ये सारा मुद्दा जो है राहुल जी ने रखा, कोई बाहर का मुद्दा नहीं रखा। एक बार ट्रेड डील पर जो व्हाइट हाउस ने अब फैक्ट्स बदले हैं, क्यों करने नहीं दिए? अच्छा ठीक है, जो फैक्ट्स बदले हैं व्हाइट हाउस ने वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। पहले कहा था कि $500 बिलियन का, जिसका जिक्र राहुल गांधी भी करेंगे, खरीद का वादा है, उन्होंने अब बदल दिया उसको, खुद ही मुकर गए। उन्होंने कहा $500 बिलियन की जो खरीद का है वो इरादा है। पहले लिखा था अमेरिका से भारत दालें खरीदेगा, अब दालों की खरीद वाली लाइनें हटा दी गई हैं। पहले भी दाल खरीदते थे, कोई पहला बार थोड़ा ना अभी दाल खरीद रहे हैं। उसके बाद से पहले भारत डिजिटल सर्विस टैक्स हटाएगा कहा था, कहा अब फैक्ट चेक किया है उन्होंने और कहा है कि इसका जिक्र उन्होंने नए वाले में नहीं किया है। तो जब आप देख रहे हैं कि सामने से इस तरह से भ्रम, और वो अपने किसानों को, अपने वोट बैंक को भी देखकर उनकी सरकार कुछ कुछ करती रहती है, हम उसके आधार पर अपने देश में भ्रम तो हम आपको सुनाते हैं। आप किसानों की बात कर रहे हैं ना सर, मैंने सीधा सवाल पूछा था पीयूष गोयल से, एक बार सुनिए जल्दी से। पीयूष गोयल से मैंने स्पेसिफिक पूछा था, कौन कौन से अनाज है जो आपने खोल दिए हैं अमेरिकी बाजार के लिए और कौन कौन से नहीं खोले? सुनिए। क्या पीयूष गोयल जी, इस ट्रेड डील के जरिए आपने अमेरिका के बाजार से उनके एक्सपोर्टर्स को भारत में किसी बिल्कुल नए क्षेत्र में जीरो या बहुत कम ड्यूटी पर नई एंट्री दी है क्या? एक भी ऐसा वस्तु नहीं खोला गया है किसानों का या हमारे पशुपालक भाई बहनों का। डेयरी और एग्रीकल्चर में जितने सेंसिटिव आइटम्स हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के दृष्टिकोण से, उदाहरण के लिए जीएम प्रोडक्ट्स, कोई जीएम प्रोडक्ट
खोला नहीं गया है। कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी नया कृषि का कोई अनाज उत्पादक नहीं खोला गया है। ना चावल, ना गेहूं, ना चीनी, ना जवार, ना बाजरा, ना रागी, ना कोडू, ना अमरांत, ना सोया, ना मक्का, कुछ नहीं खोला गया। मक्का भी नहीं, मक्का भी नहीं। तो उस पे किसी पे भी जरा भी रियायत नहीं दी गई, एक रत्ती भर भी रियायत नहीं दी गई। दालें ऐसे पहले ही भी हम दालें लेते ऐसे थे। ही जी। पोल्ट्री कोई रियायत नहीं दी गई, मीट कोई रियायत नहीं दी गई। शायद टर्की अलाउ किया है, पर आप भी जानती है टर्की तो भारत में कम इस्तेमाल होता है, कुछ ही वर्ग है जो लेते हैं। अब अतुल जी आप जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल जवाब देता हूं मैं। अभी जो है ड्राइड डिस्टिल प्रोडक्ट जो है उसमें मक्के से बना हुआ खाद्य जो है वो आएगा, मक्का डायरेक्ट नहीं आएगा। हाँ। सोयाबीन डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन सोयाबीन का तेल आएगा। और मैं आपको बता दूं कि कब से आ रहा है सोयाबीन का तेल? कम स्तर पर ये अभी शुरू हो रहा है क्या अतुल जी? सुनिए ना अतुल जी, ये सोयाबीन तेल अभी शुरू हो रहा है क्या? मैं फ्रेमवर्क बता। बोलिए अंजना जी, मुझे आपका मैंने पूरा सुना, अभी मेरा सुन लीजिए, फिर आप मुझे सवाल कीजिए। मैं सब रख रहा हूं आपको, क्योंकि ये फ्रेमवर्क में है, आया है ये सब। तो सोयाबीन जो है, सोयाबीन का तेल आएगा बहुत थोड़े स्तर पर। हम मल्टी आटा जो बनाते हैं, मल्टीग्रेन आटा, उसमें बहुत कम इस पे करते हैं, लेकिन इसका तेल और केक जो है वो ज्यादा बनता है, ये सबको पता है। लाल जवार, सोरगम, ये भी आया है। कपास के लिए तो हमने पहले 11% से 0% इंपोर्ट ड्यूटी पहले ही कर दी है। तो कपास जो है वो तो 0% पे पहले ही आ गया है, ये ट्रेड डील के पहले। तो ये डील में आया है, और नहीं आया है तो छुपेगा तो नहीं अंजना जी कुछ। कोई अगर पार्लियामेंट में कह रहा है तो सारी बातें तो रिकॉर्ड हो गई है, और जो बातें ऑथेंटिकेट करने के लिए बात कही है तो ऑथेंटिकेट करने के लिए बात नहीं की है। अब मुझे बताइए कि पिलर 1 पिलर 2 डिस्कशन जो है G20 के साथ, OECD कंट्रीज के साथ चल रही है, और यूएस के साथ जो चल रही है, वैसे तो OECD कंट्रीज में सारे ये सभी डेवलप्ड कंट्रीज आती है। तो पिलर 1 पिलर 2 चर्चा में जो चल रही है, तो वो तो डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया हमारा, और ये बजट में आया है। ये तो अमेरिका के डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत नहीं है। अमेरिका कुछ एक बोलता है, तो मुझे एक बात बताइए कि रशिया तय करे, अमेरिका तय करेगा कि हम ऑयल सिक्योरिटी कहां से लाएंगे। इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक थिंग कि हम लोग जो ऑयल रशिया से लेते थे, हमको $10 कम मिलता था। कब से लेते थे? कम मिले, ज्यादा मिले, कब से लेते थे? एक बार अतुल जी को मेरे साथ दिखाइए। किसी को नहीं हो रहा अतुल जी, क्योंकि मैं मानती हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के एक इन्फॉर्म्ड प्रवक्ता हैं, ठीक है? तो मैं आपसे एक सार्थक बहस करना चाहती हूँ, ये आपसे लड़ाई करने के लिए नहीं। एक बार सिर्फ अतुल जी को और मुझे दिखा दीजिए। अतुल जी, हमने रशिया से कच्चा तेल खरीदना कब शुरू किया? देखिए, हमने रशिया से कच्चा तेल जब से रशिया ने हमें सस्ते में देना शुरू किया, रूस यूक्रेन की जंग के बाद शुरू किया उन्होंने। सर, रूस यूक्रेन की जंग के बाद ये डेफर्ड लाइव चल रहा है क्या? उनको ऑडियो थोड़ा देर से मिल रहा है, उसको ठीक नहीं, उनको 2 सेकंड 3 सेकंड लेट मिल रहा है। सर, रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद हमने उनसे रशिया से तेल खरीदना शुरू किया, क्योंकि वो डिस्काउंट पर देने को तैयार हो। ठीक है, मुझे मैं आपको कुछ फैक्ट्स आप ही से बात पूछूंगी। मुझे अगला बोलने दीजिए ना, क्या वो डिस्काउंट अभी भी जारी है? हाँ ठीक है, अच्छा आप पूरा कर दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूं सर आपसे। जी, मैं आप सवाल पूछ ले, मुझे एक साथ इकट्ठे जवाब देता हूं मैं, पूछिए। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूं सर, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हमने तेल खरीदना शुरू किया। उस वक्त वो भारी डिस्काउंट दे रहा था और देश को सूट कर रहा था। यूरोपियन यूनियन ने आके दिखाई, अमेरिका ने दिखाई, हम खरीदते रहे। लेकिन जब उसकी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियों पर बैन लगा दिया और सैंक्शंस लगा दिया अमेरिका ने, उसके बाद डिस्काउंट देना उसने कम कर दिया। उससे बेहतर हमको सूट करने लगा अन्य देशों से तेल खरीदना। भारत सिर्फ अमेरिका को आंखें दिखाने के लिए महंगा तेल खरीदते रहे। मतलब मैं एक लॉजिक, सिंपल लॉजिक आपसे समझना चाह रही हूं कि हम बात क्या कर रहे हैं। भारत डिसाइड करेगा कि कहां सस्ता उसको तेल मिलता है और वहां से खरीदेगा। सैंक्शंस लगने के बाद रशिया अब वैसा डिस्काउंट नहीं दे रहा है। सुनिए, अब बोलिए। सुनिए, अभी ऐसा है कि अमेरिका ने हमें धमका कर रशिया से ऑयल लेने के लिए मना कर दिया। एक होता है रेट और दूसरा होता है सस्टेनेबिलिटी। अब अमेरिका के लोग बोल नहीं रहे हैं क्या ट्रंप ने यह नहीं कहा कि मैंने जो टैरिफ लगाया है वो टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि आप रशिया से ऑयल खरीदते हो, रशिया से ऑयल खरीदना आप बंद करोगे। तो हमने धीरे धीरे बंद किया, और ये रिलायंस कंपनी के मैनेजर ने आके कहा है, उनके प्रवक्ता ने आके कहा है कि हमने ऑयल खरीदना जो है वो कम कर दिया है। आज भी $10 से सस्ता मिलता, महंगा मिलता, वो छोड़ दो। अमेरिका ने 2012-13 में भी हमारे ऊपर प्रेशर लाया था, लेकिन ईरान से ऑयल नहीं खरीदने के, फूड फॉर ऑयल पॉलिसी थी, हमने खरीदा। हमने बॉन्ड्स भी जारी किए थे 1,131 लाख करोड़ के, और वो हमने पेड भी किए हैं। तो ये हमने सब किया है।
तो आज अमेरिका तय करेगा क्या, ये सवाल है। वेनेजुएलन ऑयल जो है वो हार्ड ऑयल है, वो प्रोसेस करने के लिए हमारे पास उतनी मशीनरी नहीं है, और हमारे पास प्रोसेस करने के लिए मशीनरी रशियन की है, तो वो हमें सस्ता पड़ता है। शुक्ला से ये सवाल पूछूंगी इसके बाद, लेकिन राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें आ रही है, आप ही के नेता की तस्वीर मुझे बताया जा रहा है कि बहुत तेजी से वायरल हो रही है दिखाने के लिए। राहुल गांधी की तस्वीर सामने आ रही है संसद परिसर में। जिस वक्त केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव मीडिया से बात कर रहे थे, उसी वक्त राहुल गांधी वहां पहुंचे और कहा कि आइए साथ बात करते हैं। देखिए पूरा वाक्य। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. Sir, नमस्कार. How are you? Come, let's stand together. Let's do it together. Come do it together. नमस्कार. सर, तेरे आरोप लगाने से पहले चीजों को ऑथेंटिकेट I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. Sir, नमस्कार. How are you? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुराग भदौरिया जी, अब बीजेपी कह रही है कि मोदी से नफरत में विपक्ष इतना ग्रसित है, 3 बार की लगातार उनकी जीत आप लोगों को इतना परेशान कर रही है कि हर चीज में आप लोगों को या तो ट्रंप दिखता है या फिर लगता है कि भाई सरकार का कुछ ना कुछ उसमें गलती खोजना है, जबकि ट्रेड डील भारत के फायदे के लिए फिर भी आप लोग ढूंढ ढूंढ कर कुछ निकाल रहे हैं। मिस्टर भदौरिया, देखिए, विपक्ष राष्ट्र भक्त की बात कर रहा है, राष्ट्र बचाने की बात कर रहा है और राष्ट्र को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए इसकी बात करता है, क्योंकि हम लोग राष्ट्र भक्त लोग हैं। हमारा सीधा सा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा है, क्या अमेरिका तय करेगा कि हम तेल कहां से खरीदेंगे? अनुराग जी, अतुल जी, ऑन अ लाइटर नोट, अतुल जी भी आपकी बात पर मुस्कुराने लगे। ये जो बीजेपी वाली लाइनें आप रोज बोलने लगे हैं ना, ये चुटकुला ही लगता है सर। बीजेपी की लाइन नहीं है, ये बीजेपी की लाइन नहीं है, ये राष्ट्रभक्त विपक्ष की लाइन है। बीजेपी तो जबरदस्ती बोलती है, हम लोग उस पर अमल करते, इसीलिए बोल रहे हैं। और अतुल जी इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये हम लोग के चेहरे पे मुस्कान लाती है बात, और बीजेपी के चेहरे पे उदासी लाती है। देखिए बीजेपी के चेहरा कैसा चुप है और हमारे साथी कैसा हंस रहे हैं, क्योंकि हम राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं तो हंसी तो आएगी ना। इसको मुस्कान बोलते हैं, हंसी नहीं बोलते हैं। कितनी अंदर से मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रभक्ति की बात हो रही है। अब सवाल ये है, सवाल ये है कि इनसे पूछा जा रहा है, अब बोल रहे हैं हो गया अंदर से मुस्कुराहट आएगी तब तो ओंठों पे हंसी आएगी ना। जब अंदर में थोड़ा सा तकलीफ होगी तो हंसी नहीं आएगी। अब सवाल यह है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि आपसे सीधा सा सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या अमेरिका तय करेगा हम तेल कहां से खरीदेंगे? क्या अमेरिका हमारे ऊपर निगरानी करेगा और कमेटी बैठाएगा 3 सदस्यीय कि हम तेल कहां से खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं? अगर हम रशिया से खरीदेंगे या उन्होंने जो बताया देश उससे खरीदेंगे तो आप हमारे ऊपर दोबारा से 25% की 18% की पेनल्टी लगा देंगे। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। मतलब आप अगर हम दोबारा खरीदने लगेंगे तो 18, 25, पता नहीं 50 कितना लगा दो वहां पे, धमकी नहीं तो क्या है। जब ये सवाल पूछा गया वाणिज्य मंत्री से, क्या ये 25 अगर हम नहीं रशिया से तेल खरीदेंगे तो क्या हम पे टैरिफ लग जाएगा? तो उन्होंने कहा इसका मुझे नहीं पता है, इसका तो विदेश मंत्री बताएंगे। विदेश मंत्री से पूछो जाके तो कहेंगे वो वाणिज्य मंत्री बताएंगे। जब मंत्री ही कंफ्यूज है, उन्हें नहीं पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो बताइए आम जनता क्या करे? विपक्ष तो अपनी आवाज कह रहा है कि अमेरिका इतनी दादागिरी करेगा कि हमें सिखाएगा कि हम रशिया से नहीं खरीदें। ये तो नहीं होना चाहिए ना, एक बात। दूसरी बात, पहले हम बेचते थे ज्यादा 3% का टैरिफ अमेरिका में लगता था, इन्हीं की सरकार में अभी लगा ना 18%। तो 18% लगा मतलब 15% ज्यादा करीब। तो 15% ज्यादा की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है ना। और इन्हीं अच्छा ठीक है, अनुराग भदौरिया जी को मेरे साथ दिखा दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, अब आपसे 1-2 सवाल पूछ लेते हैं कि भारत के ऊर्जा खरीद पर आपको जो जानकारी है आप बताइएगा। अब वेनेजुएला से हम क्या पहली बार तेल खरीदेंगे? अभी वेनेजुएला से हम पहली बार तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन वेनेजुएला से पहली बार अमेरिका के कहने पे हमें खरीदना पड़ेगा कि अमेरिका कहेगा तो हमें वेनेजुएला से खरीदना है। अमेरिका हमें डायरेक्शन नहीं देगा। रशिया से हमें वैसा ही डिस्काउंट मिल रहा है जैसे पहले मिल रहा था।
रसिया से हमें डिस्काउंट आज भी 7 से 8 डॉलर सस्ता मिलता है मुझे आज भी, आज की डेट में हम प्रतिदिन वहां पे 1.5 मिलियन का हम 1.5 मिलियन 2019 में परचेज करते हैं। 2019 में देखिए आप नहीं आप ही बोल रहे हैं, आप बीच में थोड़ा सा ठहरने लगे, तब मैंने सोचा आपको एक पॉइंट बता दूं। 2019 में भारत ने सबसे ज्यादा कच्चा तेल वेनेजुएला से खरीदा था, 2019 की बात है। ये तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हमें डिस्काउंट मिल रहा था इसलिए रशिया से। ऐसा थोड़ी है कि कीमत बढ़ने के बाद, डिस्काउंट घटने के बाद भी हमारा कोई कमिटमेंट है कि नहीं हमें रशिया से ही खरीदना है क्योंकि हमें अमेरिका से लड़ाई करनी है। अरे हर देश के साथ संबंध इंपॉर्टेंट होता है। आप नहीं चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो, आप नहीं चाहते हैं कि हमारा 37 देशों के बाद अब 38वें देश के साथ भी अगर ट्रेड डील हो गया तो भारत की जनता के लिए अच्छा होगा। एक छोटा सा इस पर जवाब। आपकी बात का जवाब दे दे रहा हूं। हाँ। पहले हम निर्यात कितने यहाँ 2024-25 में हमने निर्यात कितना किया अमेरिका में? 7.32 लाख करोड़ हमने किया। आयात कितना किया था? 3.82 लाख करोड़, मतलब हमने 3.47 लाख करोड़ भारत के पक्ष में था। अगर 500 बिलियन डॉलर की बात मान ली जाए, इनकी बात मान ली जाए, उसके हिसाब से अब करेंगे तो हमारा घाटा पता क्या, व्यापार घाटा कितना आएगा? 5.54 लाख करोड़। और ऑलरेडी चाइना से हम कितने घाटे में हैं? ऑलरेडी व्यापार घाटा, सुन तो लीजिए, ऑलरेडी व्यापार घाटा चाइना से हमारे करीब 8.3 लाख करोड़ का घाटा है। आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा? मैं इसलिए मान के चल रहा हूं कि सरकार इसको क्लियर नहीं कर रही है क्योंकि अमेरिका अपने हिसाब से ट्रेड डील कर रहा है। यही तो विपक्ष चलिए प्रेम शुक्ला इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार दिखा दीजिए मलुक नागर जी। विपक्ष आज सवाल पूछ रहा है, विपक्ष की तरफ से तो यही आरोप लगता है ना कि या तो हाँ में हाँ मिलाइए, वरना 2 कड़े सवाल पूछ लीजिए या किसी का नाम ले लीजिए, तुरंत हम तो इसके खिलाफ ये एक्शन करेंगे, हम तो उसके खिलाफ वो एक्शन करेंगे। भाई लोकतंत्र में ट्रेड डील हुआ है, उस पर सवाल पूछने का तो हक है ही विपक्ष को। अंजना जी, सवाल पूछने का तो पूरा हक है और सवाल पूछने भी चाहिए, पर सवाल किस तरह पूछें, अभी आपके चैनल पे हैं, आपसे बात करने का हमारा एक मर्यादाएं हैं। अगर उन सब मर्यादाओं को तोड़ के तो आप एकदम हमें डिस्कनेक्ट कर देंगे, हटाओ इनको, गेट आउट, एकदम आउट कर देंगे। तो जो पार्लियामेंट में सवाल पूछेंगे तो जो पार्लियामेंट की प्रोविजंस हैं, परंपराएं हैं, जो वहां की रूल बुक है, जो देश के संविधान के अनुसार देश के संसद के सभापति के द्वारा बनाए गए नियम और कानून है, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। और उनमें ऐसे पूछेंगे जो कि पूछ ही नहीं सकते, तो फिर कैसे पूछें? अगर बात ये करते हैं जो वेनेजुएला की आपने बात कही, तो अगर सस्ता वहां से मिलता है तो वहां से खरीदेंगे, रसिया से सस्ता मिलता है वहां से खरीदेंगे। तो क्या विपक्ष ये चाहता है कि हम तेल तेज रेट पे खरीदें और देश को नुकसान दें? तो ऐसा ये क्यों चाहते हैं? और डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री की तरफ अगर बढ़ता है, और अब से 6-8 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की जो मीटिंग बुलाई और 2047 में हमारा देश कैसा होगा, ये जितने भी विपक्ष के चीफ मिनिस्टर हैं एक भी वहां गया नहीं। तो आज अगर उस तरह की नींव रखी जा रही है जहां आने वाले 2047 में देश डेवलप्ड कंट्री हो और दूसरी और एक की तरफ को इकोनॉमी बढ़ता हुआ हो, तो इनको क्या दिक्कत है? ये जो बात करते हैं किसानों की, ये किसानों के हित में लिया गया निर्णय है। किसान की एक भी फसल ऐसी नहीं है जो हमारे देश में पैदा हो रही है और हम बाहर की यहाँ मंगा के और उस पे चोट पहुंचाएं। लेकिन अगर जो हमारे यहाँ पैदा नहीं हो रही है, कुछ चीजें आ रही हैं और उससे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो क्या ये देश की इकोनॉमी बढ़े? छोटा सा मुझे जाना है अतुल जी और प्रेम शुक्ला जी के पास। देखिए, इनसे पूछना चाहता हूं, क्या चारा हमारे यहाँ नहीं होता क्या जो हमें अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ेगा? थोड़ा तो शर्म करो। आप तो किसान की पार्टी बताते हो। यही वो सरकार है ना जिसने किसान के खिलाफ काला कानून पास किया था, किसान धरने पे बैठे थे, किसानों की मौतें हुई थी, तब आप कहां थे भाई? आज कमाल के आदमी किसान की पार्टी बताते हो और जाके बीजेपी के साथ खड़े हो गए। किसान का तकलीफ नहीं है आपको? किसान की मौतें हुई थी, कितने किसानों की मौतें हो गई थी, किसान को खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला गया था। इसी सरकार में हम लोगों ने जब प्रदर्शन किया था वो कानून वापस लिया गया था। आज क्या किसान के लिए चारा भी, हमारे जानवरों के लिए आप चारा भी इंपोर्ट करोगे? अभी हमारे देश में चारा होता है और सोयाबीन का तेल इंपोर्ट करोगे? क्या सोयाबीन हमारे यहाँ नहीं होता है क्या? चलिए हमारे यहाँ नहीं होता? सोयाबीन नहीं खोला गया है। सोयाबीन, यही मैं कह रही हूं, भ्रम पैदा करना बंद कीजिए अनुराग जी। सोयाबीन तेल, अतुल जी कम से कम पढ़ के आए हैं। सोयाबीन तेल सर, सोयाबीन ऑयल पहले भी लेते थे, अब भी ले रहे हैं। अतुल जी, यूपीए के समय सिविल न्यूक्लियर डील, अब आज बीजेपी यही सामने रख रही है। वो कह रही है कि जब आपने ये सिविल न्यूक्लियर डील पर अमेरिकी बयान था
कि भारत ने अपने मिलिट्री और सिविल गतिविधियों को अलग करने की सहमति दी। भारत अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए सभी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम सौंपेगा। यह सरेंडर था कि नहीं था? हम तो नहीं मानते ये सरेंडर था, ठीक है ना। हम तो मानते हैं कि जब विश्व में एक व्यवस्था चलती है तो अपने लिए सौदे का फायदे का सौदा देखना पड़ता है। जवाब दीजिए ना। देखिए, वो सिविल न्यूक्लियर जो पावर प्लांट से जो एनर्जी जनरेट करते हैं उसे खोला था आईएए के लिए, हमने डिफेंस नहीं खोला था और लाइबिलिटी क्लॉज के लिए रुका था। वो जब इन्होंने 2016 में डिक्लेयर किया नरेंद्र मोदी जी ने कि हमने सिविल न्यूक्लियर डील जो है पारित कर लिया है, आज तक उन्होंने बताया नहीं लाइबिलिटी क्लॉज का क्या हुआ, क्या लाइबिलिटी क्लॉज एक्सेप्ट किया नहीं किया, छुपाने वाली बात कहां तक है। अभी मलूक जी कह रहे थे कि बात करने का तरीका होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, 352 रूल जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का, कंडक्ट प्रोसीजर का, वो सिर्फ एलओपी यानी राहुल जी को लागू होता है और इन्हें लागू नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ भी कह सकते हैं। ये जो सभागृह के सदस्य नहीं है, नेहरू जी नहीं है, इंदिरा जी नहीं है, अभी वो गुजर गए, 62 साल हो गए उनको गुजर कर, इनका बलिदान हो गया 84 में, लेकिन उनके बारे में गंदी टिप्पणियां, गंदी बातें अपने ही पुराने प्रधानमंत्री के बारे में कहेंगे, झूठ कहेंगे, झूठ सामने रखेंगे, लेकिन वो चलेगा, वो चलने देंगे। अभी मैं बता रहा हूं क्या किया है। राहुल जी ने मुद्दा उठाया, 3% थे पहले, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने 3.31% था, मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2.29% तक कम हुआ था, अभी इनके जमाने में वो 18% हुआ। अभी हमारा जो इंपोर्ट यूएस का इंपोर्ट था $46 बिलियन से ये $146 बिलियन तक जाएगा। हमारा कमिटमेंट है। आप उसको कह दो कि इरादा है, कमिटमेंट नहीं है, इरादा है, लेकिन क्या यूएस ने किया है हमसे कोई इरादा, कोई कमिटमेंट, कोई इरादा किया है कि हाँ वो इतना हमसे इंपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश को हमने क्या कमिटमेंट लिया है? ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, शुक्ला जी जवाब दे दे, फिर आ रही हूं मलुक जी, तुरंत आ रही हूं। देखिए, बहुत सारे जितने प्रश्न हैं अतुल पाटिल, बहुत सारे गुड्स पर हमने भी उनको जीरो, बहुत सारे गुड्स पर हमने भी उनको 0% टैरिफ लगाएंगे, यह भी कमिटमेंट है, उनकी तरफ से भी कमिटमेंट है। अभी जिस तरह की बातें कर रही हैं, कोई ये कहना शुरू कर देता 2008 में कि परमाणु समझौता इसलिए हो रहा है क्योंकि एक युवराज जो है कोकीन के साथ बोस्टन में पकड़ा गया था, तो कोई तर्क है क्या इस तरह का? कोई इस लकड़ी एशियान का डील इसलिए हुआ कि कोई युवराज थाईलैंड बार बार जाता है। अरे भाई, आप जो है ट्रेड डील पर ट्रेड डील की तरह चर्चा कीजिए ना। आदरणीय वाणिज्य मंत्री जी स्पष्टता से कह रहे हैं, अभी तेल इंपोर्ट की जो बात हो रही है, आदरणीय हमारे विदेश सचिव ने स्पष्टता से कहा है जहां हमको सस्ता और क्वालिटी तेल मिलेगा, जहां हमको सस्ता और क्वालिटी तेल। मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैं आपके बीच में बोला नहीं, आप शांत रहे, आप लगातार बोलते रहे, मैं कुछ बोला क्या? क्या मैंने बोला, क्या बोला मैंने? क्यों इतना चिढ़ गए? शुक्ला जी बोलने, क्यों इतना चिढ़ गए भाई? दिखा दीजिए कौन इतना चिढ़? अरे ये क्या तरीका है भाई? बोलिए शुक्ला जी, क्या तरीका है भाई? मैं इनके बीच में एक शब्द बोला क्या? बोलिए इतने देर तक बोलते रहे, मैं एक बार नहीं बोला। अगर ये विक्रम मिश्री जी ने स्पष्टता से कहा है कि हम तेल उस देश से खरीदेंगे जहां से हमको सस्ता और अच्छी गुणवत्ता वाला तेल मिलेगा। तेल खरीदना जो भारत का सोवरियन भारत का अधिकार है, हम चाहे जिस देश से तेल खरीदें, किसी का दबाव हम स्वीकार नहीं करते। ये स्पष्टता से आदरणीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी बारंबार कह चुके हैं। यही हमारे विदेश मंत्री जी का भी स्टैंड है, यही हमारे जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर का भी स्टैंड है। फिर भी इस पर अफवाहें फैलाने का क्रम जारी है। अब जिन वस्तुओं का हम पहले इंपोर्ट करते रहे हैं, सोयाबीन ऑयल का हम पहले से इंपोर्ट करते रहे, लेकिन सोयाबीन ऑयल के पीछे जो है सोयाबीन शब्द बार बार लगाकर जो है एक तरह से अफवाहें फैलाना। अब जो है संसद में किस तरह से हमारा जो है नियमों के अनुकूल चर्चा हो, बारंबार आसन से व्यवस्था दिए जाने के बावजूद श्रीमान राहुल गांधी उस व्यवस्था को स्वीकार रहे थे क्या? आज उन्होंने जो 50 मिनटों तक संसद में वक्तव्य रखा है, आसन उनको बार बार आसन के समक्ष स्वीकार भी कर रहे थे कि मैं कुछ नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगले वाक्य में वही नाम फिर ले रहे थे। तो आप जो है लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के निर्देश का उसके सामने उल्लंघन करना और अंत में इस स्तर तक उतर जाना कि आप तो कांग्रेस में थे इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे, और उसको अंत में जो है स्वयं जगदम्बिका पाल जी को भी उत्तर देना पड़ा। ठीक है, और इस पर जो पूरा सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा आपने कहानी सुनी होगी, स्पिट एंड रन, झूठ बोलो, जहरीली भाषा में झूठ बोलो, एक फेज यूज किया जाता है संसद से सड़क तक। राहुल गांधी जी की सड़क छाप भाषा ये दर्शाता है कांग्रेस पार्टी हार की हताश में सुत बुद्ध खो चुकी है।
इस पर आपका जवाब। नहीं ठीक है, वो निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह जी को मानते होंगे वो, और सड़क छाप भाषा उन्होंने कहा है तो सेम टू यू सुधांशु भाई, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सेम टू यू। देखो अभी हमारा सवाल यह है कि उनके फ्रेमवर्क में, ट्रेड डील फ्रेमवर्क में रशिया से अगर ऑयल खरीदा तो हम निगरानी करेंगे और फिर से 25% 50% आप पे टैरिफ ठोक देंगे, ये कहा है। इसका जवाब किसी ने आज तक दिया नहीं है। अब देखिए कैसा है कि मैं भी अभी ये बात करूंगा, इन्होंने थाईलैंड की बात की ना, बार बार झूठे आरोप करते हैं, तो मैं ये बात कहूंगा कि नाच गाना हुआ। अभी वो मुजरा कहते थे मोदी जी उसको, तो नाच गाना हुआ और ईस्ट इंडियन रात को 12 बजे फाइनल हो गई, ये बात है। अभी डेटा लोकलाइजेशन और डेटा, सुनिए ना, मैं तो नाम लेता हूँ, मैं तो नाम लूंगा, मैंने तो पहले का मेरा सीधा सिंपल मेरा स्वभाव है, जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। अभी डेटा लोकल डेटा कॉम्प्रोमाइज कैसे हुआ, तो देखिए हमारा कंट्रोल डिजिटल ट्रेड रूल जो है, अभी सुनो ना, हमारा डिजिटल ट्रेड का कंट्रोल जो हमने छोड़ दिया, हमने डील फॉर डेटा लोकलाइजेशन छोड़ दी। अभी वो आएंगे, वो डेटा हमारा जो है कलेक्ट करेंगे, सेंसिटिव फाइनेंशियल सब डेटा। ये आपके समझ के बाहर की बातें, प्रेम भैया रुको थोड़ा। लिमिट ऑन डिजिटल टैक्स है वो भी हटा दिया, 2% का टैक्स था पहले, टैक्स 24 में, और अभी तो 20 साल का टैक्स हॉलिडे जो है वो डेटा में दे दिया। डेटा इज वेल्थ, डेटा इज ऑयल, वो इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है आज के। इसमें हमारे एआई, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इन सबको कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, और इसके बावजूद डेटा, एनर्जी, किसान, जो तीनों इंजन है देश के भविष्य को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद सवाल खड़े न करो। राहुल जी को कुछ भी बोल दो आप और आप निकल जाओगे। ये सुधांशु जैसे प्रवक्ता को तो नहीं शोभा देता है। सुधांशु ने फिर निशिकांत दुबे को भी सुनाना चाहिए था और गिरिराज सिंह को भी सुनाना चाहता, जो खोटे तस्वीरें लेके खड़े थे, बहन बेटियों को बेइज्जत कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे। ये सवाल सुधांशु ने क्यों नहीं खड़ा किया? सवाल ये नहीं है, सवाल आप बोलने नहीं देते हो, सवाल ये है आप देश के साथ गलत करते हो, विपक्ष आपके साथ में खड़ा रहना चाहता है। 140 वो आपके नेताओं की भाषा पर आईना दिखा रहे हैं। भाई निशिकांत दुबे जी ने कोई भी ऐसा तथ्य नहीं था। अरे वो कौन सी भाषा पे आईना दिखाएंगे? अभी सड़क छाप जो है मर्यादा का उल्लंघन, आपने संसद के परिसर में वो सड़क छाप गतिविधि थी ना, सड़क छाप भाषा का प्रयोग जो है रणवीर बिट्टू के खिलाफ किसने किया? रवनीत बिट्टू के खिलाफ सड़क छाप फिर बोलने लगे, फिर बीच में बोलने लगे। रवनीत बिट्टू के खिलाफ सड़क छाप भाषा का प्रयोग हुआ कि नहीं संसद के परिसर में? अरे तो भाई गद्दार कहना जो है, नेहरू जैसे निकम्मे को फिर निकम्मा कहना क्या गलत है? नेहरू जैसे अय्याश को फिर अय्याश कहना क्या गलत है? एडविना के चरण चाटने वाले को तस्वीर दिखाने में क्या गलत है फिर भाई? एडविना के मैं आपको बता रही हूँ शुक्ला जी, थोड़ा सा भाषा पर संयम रखिए। आप देश के प्रथम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, आप फैक्ट्स अगर बताना चाहें तो क्या, कब, क्या हुआ बता सकते हैं, लेकिन इस तरह के एडजेक्टिव्स मत बोलिए सर। मुझे लगता है ना मत कीजिए। फिर वो भी 10 बातें बोलेंगे, मेरे लिए सबको रोकना मुश्किल होगा। मैं नहीं चाहती हूं कि आप में से कोई भी अपने नेता के लिए या दूसरे के नेता के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। प्लीज स्टॉप दिस। इससे पहले कि आप लोग इधर उधर उल जुलूल बोलकर वायरल होने के लिए तमाशा करें, इसको वापस रोके। अनुराग भदौरिया जी, ये बात एक सच्चाई है, ये बात एक सच्चाई, सवाल सुनिएगा, ये बात एक सच्चाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सत्ता में आई है। अब विपक्ष को कुलबुलाहट तो हो ही रही है, लेकिन इसी चक्कर में हो जाएगा, अब तो बिक जाएगा, देश को बेच दिया, मतलब क्या हो गया? आप मुझे पॉइंट वाइज बताइए ना, 5 बातें बताइए कि जिसकी वजह से आप जो कह रहे हैं कि भाई हम 500 बिलियन उनको वहां से खरीद लेंगे, लेकिन यहां से कुछ नहीं जाएगा एक्स्ट्रा। मतलब ये तो आपको भी सोचना चाहिए ना कि आप क्या कह रहे हैं। अंजना जी, सवाल तो वही है, यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि वहां से तो अमेरिका से तो ट्रंप साहब बोल रहे हैं, लेकिन इधर से कुछ क्यों नहीं आवाज आ रही कि हम कितना बिलियन वहां पे भेजेंगे? ऐसा आना भी चाहिए ना। वहां से एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रूक रोलिंस ट्वीट कर देती हैं कि हमारे किसानों को फायदा होगा। हमारे यहां से एग्रीकल्चर मंत्री ने कहा, क्या कोई लिखा क्या 2 शब्द कि हमारे किसान खुशहाल होंगे, अब हमारे किसानों के लिए ये इन जो क्रॉप्स है उसमें फायदा होगा? क्या लिखा क्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने? क्यों नहीं लिखा भाई? उनकी अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, मैं इसीलिए नहीं, आपकी बात पूरी तो करने देंगे, लेकिन आप शो में आने से पहले ना आपने जॉइंट स्टेटमेंट सुना है दोनों का, अमेरिका और इंडिया की तरफ से जो दिया गया, ना आपने वो पढ़ा है, ना आपने, अरे आप गलत फैक्ट्स बोलेंगे, मैं आपको कैसे बोलने दूं? ना आपने पीयूष गोयल का स्टेटमेंट सुना है जिसमें उन्होंने बाकायदा बताया है कि भारत किस तरह के एक्सपोर्ट को लेकर अपनी उम्मीदें रख रहा है। आपने वो सब बिल्कुल नहीं सुना, क्योंकि आपको सुनना ही नहीं था।
आपको तो बस वही बोलना है जो आपको सूट करता है, क्योंकि भ्रम फैले और आपको लगता है कि जिस तरह से एक वक्त पर किसान आंदोलित हुए थे, शायद इसी बहाने फिर से एक आंदोलन छिड़ जाए, शायद इसी बहाने एक मौका फिर से विपक्ष को मिल जाए। वरना आप थोड़ा तो तैयारी के साथ आते ना सर। एक सेकंड, तैयारी बोला वो तो कह रहे हैं कि 45 लाख करोड़ का जो रुपए में मैं आपको बता रही हूं, मुझे इंटरव्यू में उन्होंने बोला, मैंने कहा 54 लाख करोड़ तो भारत का सालाना बजट है साहब। उन्होंने कहा हाँ, हम 45 लाख करोड़ भी पार कर सकते हैं, जिस तरह का भारत के लिए मौका इस वक्त व्यापार का खुला है। मेरे इंटरव्यू में मेरे सामने कहा है। हाँ अंजना जी, और मैंने भी सुना, हमने क्या बोला, ब्रूक रोलिंस, मैंने एक एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का ट्वीट बोला, और हमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने हमारे यहां से नहीं कुछ किया, मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात की, क्योंकि उसमें मत जाइए आप, उसमें तो जब उनसे वाणिज्य मंत्री से पूछा गया था तेल के बारे में तो उन्होंने विदेश मंत्री पे डाल दिया था। इसीलिए मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात की कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है देश के, किसान उनकी तरफ देखता है कि वो भी तो 2 शब्द उनके लिए बोलेंगे ना। तो दूसरी बात, ये मैं फिर कहता हूं बार बार, प्रधानमंत्री आज के हों या प्रधानमंत्री पहले के हों, प्रधानमंत्री की गरिमा को ठोस पहचान, ये बात मैंने पहले ही उनको बता दी थी। वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल